नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मेरा नाम है सपना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने के बाद अब मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हमले की परिस्थितियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अमरनाथ यात्रा और अन्य नागरिक गतिविधियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। फिर वहीं कल पीएम मोदी के साथ सीसीएस की बैठक होने वाली है। इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे इनपुट हेड हमसे जुड़े हुए हैं। जानेंगे आपसे कि क्या है पूरा मामला। सपना, आज 4 मीटिंग होनी है। एक सीसीए की बैठक है, एक सीसीएस की बैठक है और एक सीसीपीए की बैठक है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी की बैठक है। तो आज जो सरकार का दिन है वो गहमा गहमी भरा है। कल शाम जो एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री ने, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष थे। उस मीटिंग के बाद में पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। इस मीटिंग के बाद में रात के लगभग 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना ट्विटर पे अपना वक्तव्य डाला और कहा कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो इन सारे नजरियों को देखते हुए आज जितनी भी बैठक होने वाली है, चाहे वो सीसीएस की बैठक हो, चाहे सीसीए बैठक हो, इन सारी बैठकों में पाकिस्तान के साथ होने वाले संभावित संघर्ष से क्या क्या नतीजे होंगे, उनसे कैसा निपटा जाएगा, इन सब पर बात होने वाली है। और इसको देखते हुए भारत में तो इंतजाम हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ विदेश मंत्री ने जितने भी उनके समकक्ष हैं उनसे भी बात की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 7 मेंबर से डॉक्टर जयशंकर ने कल रात बात की है। इसी के साथ भारत और जो पाकिस्तान का ये जो इस समय तनाव चल रहा है, इसमें यूनाइटेड नेशंस की भी इसमें इंटरफेरेंस शुरू हो गया है। कल रात फोन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी और शहबाज शरीफ के पास भी। तो ये जो दिन है बहुत क्रूशल है और ये देखना होगा कि आगे किस करवट ऊंट बैठता है। जी सपना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें यह जानकारी देने के लिए। वाली है मेरे पास।
बताते चलें कि जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हमले की परिस्थितियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने हमारे भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अमरनाथ यात्रा और अन्य नागरिक गतिविधियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। वहीं फिर कल पीएम मोदी के साथ सीसीएस की बैठक भी होने वाली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेचुआपट्टी इलाके में देर रात एक होटल में आग लग गई। आपको बता दें कि हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा, आग रात करीब 8:15 पर लगी। ऋतुराज होटल के परिसर में लगी है आग, जिसके बाद बुर्रा बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग इमारत की खिड़कियों और संकरी दीवारों से भागने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान चौथी मंजिल से कूदने का प्रयास करते समय कई लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि 14 शव बरामद किए गए हैं और टीमों ने कई लोगों को बचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। आगे की जांच भी चल रही है। जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। उन्होंने आगे बताया कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। हालांकि उन्हें संदेह जताया है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। बताते चलें पश्चिम बंगाल में कोलकाता के इलाके में देर रात एक होटल में आग लग गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा, आग रात करीब 8:15 पर लगी बताई जा रही है। ऋतुराज होटल के परिसर में आग लगी, जिसके बाद बुर्रा बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग इमारत की खिड़कियों और संकरी दीवारों से भागने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान चौथी मंजिल से कूदने का प्रयास करते समय कई लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि 14 शव भी बरामद किए गए हैं और टीमों ने कई लोगों को बचाया है। आगे बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव अभियान भी जारी है। आगे की जांच भी चल रही है। जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा में आने से पहले ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाना होगा। इन दोनों के बिना कोई भी वाहन यात्रा में नहीं जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड बनाने से पहले तीर्थ यात्रियों को
पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद किसी भी ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। चारधाम यात्रा में सेवा को तैयार हजारों घोड़े खच्चर जानवरों के लिए गर्म पानी से लेकर डॉक्टर तक पहुंचाए गए हैं। CM धामी भी पहुंचे हैं उत्तराखंड में। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। बताते चलें कि यात्रा में आने से पहले ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाना होगा। इन दोनों के बिना कोई भी वाहन यात्रा में नहीं जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड बनाने से पहले तीर्थ यात्रियों को पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद किसी भी ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा की, चारधाम यात्रा को लेकर चाहे मैं उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की नहीं बल्कि अन्य देशों की बात करूं तो विदेशी तक चारधाम यात्रा में आने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और जगह जगह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है आज की डेट पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है। जगह जगह से हर जगह हर देश से यात्री आना चाह रहे हैं चारधाम यात्रा में और लगभग 21 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक। तो चारधाम यात्रा में इस समय जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो क्राउड देखने को मिल रहा है, वो काबिले तारीफ है। लगभग सरकार और शासन को उम्मीद है कि लगभग 40 लाख से ऊपर 80 लाख से ऊपर यात्री आने की संभावना है इस समय। तो उत्साह बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और तैयारियां भी सरकार की जितनी हो सकती है लगभग काफी हद तक कर रखी हैं। और मैं बात करूं, आज मां गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और वहां पर खुद मुख्यमंत्री CM धामी गए थे और कल यमुनोत्री को खुलेंगे, फिर 2 तारीख को ये केदारनाथ के खुलेंगे और 4 तारीख के बद्रीनाथ के खुलेंगे। यात्रियों का जमावड़ा लग चुका है। अभी तक जो है यात्रियों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। जैसे ये दिन नजदीक आते हैं तो यात्री अगले अपने पड़ाव पे आ जाते हैं। और मैं बात करूं, अभी जो यात्री पहुंच चुके हैं वो चोपता, धनौल्टी, इन जगह घूम रहे हैं और जैसे कपाट खुलेंगे वैसे ही यात्रा में पहुंचेंगे। लेकिन एक बात मुख्य ये भी है कि रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप आ गए तो आप सीधा यात्रा करने जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड बहुत कंपल्सरी है क्योंकि तभी यात्रा संभव हो पाएगी। जी, जैसे कि तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसके क्या इंतजाम किए गए हैं? सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं इसके लिए? देखिए, अभी तक तो जो इंतजाम है वो देखने को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब क्राउड बढ़ता है तब इंतजाम की व्यवस्थाएं तब देखी जाती हैं कितने यात्रियों की व्यवस्था है। क्योंकि जिस हिसाब से यात्रियों की कैपेसिटी की बात करूं मैं तो यात्रियों की कैपेसिटी इस समय केदारनाथ में लगभग 25,000 के आसपास है, बद्रीनाथ में लगभग 40 से 45,000 के आसपास है। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री की बात करूं तो वहां भी यही है, 20-25 हजार के आसपास है। लेकिन जब यात्री का क्राउड ज्यादा बढ़ता है और कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार मौसम खराब हो, तब देखने को मिलती है कि व्यवस्था क्या है और क्या नहीं। सबसे ज्यादा मुसीबत होती है ऋषिकेश और के बीच। ऋषिकेश से जब आगे गाड़ियां बढ़ती हैं तो वहां पे जाम की संभावना होती है क्योंकि वहां पे राफ्टिंग वाले भी होते हैं, वहां पे सतीश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं पहले से ही, तो क्या रहने की व्यवस्था, होटलों की व्यवस्था भी पहले से ही करनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे रहने की व्यवस्थाएं होती हैं। और जैसे होटलों की बुकिंग आ जाती है और होटलों में बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगर मौसम खराब नहीं होता है, मौसम कोई नुकसान नहीं करता है प्रदेश में, तो इस समय यात्रा बहुत अच्छी और बहुत क्राउड में देखने को मिलेगी, रिकॉर्ड तोड़ यात्रा देखने को मिलेगी। सिर्फ मौसम की मार ना हो प्रदेश में,
अगर मौसम खराब न हो, मौसम जो है साथ दे, जिस हिसाब से आपदाएं आती हैं, आपदा प्रदेश है और जिस हिसाब से जो है पहाड़ी क्षेत्र है, अगर आपदा इस तरीके की नहीं आती जिस तरीके से पिछले साल आई, तो यात्रा रिकॉर्ड तौर देखने को मिलेगी और बहुत सुगम से यात्रा होगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक तो ये देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से वीआईपी दर्शन साफ मना कर दिया है कि पिछले शुरू 1 महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को दिक्कतें होती है और आम जन जो है परेशान रहता है। एक वीआईपी इस चक्करों में 100 यात्रियों को परेशान हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमें यह जानकारी देने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री 600 करोड़ की राशि वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 600 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। संबल योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को धार जिले के उमरबन में संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 27,523 प्रकरणों में कुल 600 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लक के माध्यम से वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्रम एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए एवं अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए और श्रमिकों को बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क की पूरी राशि राज्य सरकार वहन करती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फडसलकर के रिटायरमेंट में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन इसके बाद शहर की कानून व्यवस्था की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर पुलिस विभाग और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। नए कमिश्नर के चयन को लेकर कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है। बताते चले कि मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फडसलकर के रिटायरमेंट में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन इसके बाद शहर की कानून व्यवस्था की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर पुलिस विभाग और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। नए कमिश्नर के चयन को लेकर कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे पुलिस कमिश्नर विवेक के बाद किसके हाथों में होगी कानून व्यवस्था की बागडोर। जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर की कमान अभी जो एक आज उनका जो है आखिरी दिन है जिसमें उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और कल जो है नई नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें देखना है कि नई नियुक्ति मुंबई पुलिस कमिश्नर किसके हाथ कौन बनता है। हालांकि रेस में 3 से 4 आईपीएस अधिकारी का नाम बताया जा रहा है। इसमें देखना है कि जो किस नाम से मोहर लगता है और किसके कौन मुंबई पुलिस का जो नया कमिश्नर वो बन सकता है। हालांकि इसमें जो है अपना देवेंद्र भारती का भी नाम है, अर्चना त्यागी हैं, आईपीएस हैं, उनका भी नाम है। तो कई ऐसे जो नाम है वो चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि आज किसका निर्णय लिया जाता है, कौन मुंबई पुलिस का नया कमान संभालता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत ये जानकारी देने के लिए। भीषण गर्मी के बीच बस्तर की इंद्रावती नदी का जलस्तर घटता जा रहा है। सूखती इंद्रावती नदी को बचाने के लिए एक बार फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। विश्व के सबसे बड़े जल प्राप्त शुमार चित्रकूट से 3 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत हुई है। कुल 40 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी, जिसमें इंद्रावती नदी को बचाने का संदेश दिया जाएगा। इस पदयात्रा में बस्तर के सैकड़ों किसान शामिल हैं। किसानों ने बताया कि पहले दिन 20 किलोमीटर की यात्रा होगी, दूसरे दिन 15 किलोमीटर और तीसरे दिन 5 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसके बाद धर्मपुरा से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव किया जाएगा।
डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल 2025 है। वो आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे या डीजीपी पद के पर बने रहेंगे, इसका फैसला आज होगा। उन्हें डीजीपी पद से हटाए जाने संबंधित केंद्र के पास पत्र के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में मंगलवार को मंथन चला है। मुख्यमंत्री के रांची आते ही इस पर अंतिम रूप से निर्णय होगा। बहरहाल केंद्र ने जिसके आधार पर उन्हें डीजीपी के पद से हटाने को कहा है, वह आधार राज्य सरकार की नियमावली है। इसी के साथ ही हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। अजय सिंह, आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए सीधा मैं बताऊं कि है जो है आज झारखंड के जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, वो अपने पद पर बने रहेंगे कि नहीं, इसकी आज जो है फैसले आने की संभावना है। उन्हें राज्य सरकार ने उन्हें 2 साल के लिए डीजीपी की नियुक्ति को वैध ठहराया था और केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन्होंने वैध ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट आज भेजी जा सकती है। इसके पीछे तर्क ये है कि कैबिनेट के फैसले से उनकी नियुक्ति हुई थी, तो उनकी नियुक्ति को नियमित किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ संभावना ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार आज जो है उनको सेवानिवृत्त होना होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था। उसमें स्पष्ट कहा गया था कि डीजीपी का जो पद है वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिसूचित नियमों के अंतर्गत की गई है, जो प्रचलित नियमों और दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है। इसका एक्चुअली में ऑल इंडिया सर्विस रूल जो है, जिसको कहते हैं मृत्यु सेवानिवृत्ति लाभ, जो है 1958 के नियम 16(1) के तहत कोई भी आईपीएस जो है उसको 60 साल में उसको रिटायर होना होगा और सेवा विस्तार के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही द्वारा किया जा सकता है। इसलिए चूंकि आज सीएम लौट रहे हैं तो आज उन पर जो है उनकी नियुक्ति अब वो अगले 2 साल तक वो रहेंगे कि नहीं, इसकी आज जो है फैसला आ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।